नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक शुरू हो गई है। बैठक में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, केंद्रीय मंत्री और नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारी ने हिस्सा लिया है। और इस साल बैठक की थीम जो है वो विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास रखी गई है। बैठक का मुख्य उद्देश्य साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में राज्यों और केंद्रों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है। बैठक में मानव विकास, रोजगार, कौशल विकास, स्वास्थ्य, पोषण, डिजिटल और कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। और इसके साथ ही विकसित भारत के लक्ष्य को जमीनी स्तर तक पहुंचाने की राज्य विकास मॉडल को राष्ट्रीय विजन के साथ जोड़ने पर भी मंथन होगा। नीति आयोग की इस बैठक में दिसंबर 2025 में सुनियोजित मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिश पर भी विचार किया जाएगा। सरकार का मानना है कि विकसित भारत का लक्ष्य केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक समानता को भी मजबूत किया जाएगा। गौरतलब है कि 2047 में भारत अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा और केंद्र सरकार का लक्ष्य तब देश को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है। पश्चिम बंगाल की सियासत में टीएमसी के भीतर बढ़ती कला अब खुलकर सामने आने लगी है। पार्टी के लिए मुश्किलें उस वक्त और बढ़ गई जब टीएमसी के लोकसभा सांसद प्रसून बनर्जी ने बागी तेवर अपना लिए हैं। जानकारी के मुताबिक प्रसून बनर्जी पार्टी के भीतर सक्रिय माने जा रहे हैं और बागी काकोली ग्रुप के साथ आ गए हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने संसद में अलग सांसदीय ब्लॉक बनाने की मांग वाले पत्र पर भी हस्ताक्षर कर दिए हैं। प्रसून बनर्जी के इस कदम को टीएमसी के लिए बड़े राजनीतिक संकट के तौर पर देखा जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इससे पार्टी के सांसदीय दलों में विभाजन का संकट और गहरा सकता है। गौरतलब है कि हाल ही के दिनों में टीएमसी के कई नेताओं और सांसदों की नाराजगी खुलकर सामने आ गई है। पार्टी के भीतर चल रही खींचतान और असंतोष की खबरें लगातार सुर्खियों में है। ऐसे में प्रसून बनर्जी का बागी खेमे के साथ जाना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि पार्टी के भीतर मतभेद अब खुलकर सामने आ रहे हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है कि अब बागी गुट को और समर्थन मिलना है तो सांसद में टीएमसी का एकजुट का असर पड़ सकता है। ऐसे में घटनाक्रम पर अब सभी की नजरें टिकी हुई है और हम अमित जी हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि टीएमसी जो है दिन पर दिन बड़ी चीजें हो रही हैं ममता बनर्जी के साथ, तो क्या अब विधानसभा चुनाव के बाद से ममता दीदी जो है वो बिल्कुल अकेली पड़ गई हैं? अमित जी देखिए, ये तो 2022 के ही इलेक्शन में हो गया, 21 के इलेक्शन में हो गया था जब वो अपना चुनाव हार गई थी। बिल्कुल। लेकिन पार्टी पे उन्होंने कंट्रोल कर रखा था भवानीपुर सीट जीत के। अब उनके चुनाव हारने के साथ ही बंगाल की जो हिस्ट्री है उसके हिसाब से जो पार्टी हारती है, सत्ता से बाहर होती है, उसका वजूद खत्म ही हो जाता है। तो ठीक वही ममता बनर्जी के साथ हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि अमित शाह जी बैठे हैं तो वो ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि उनको एक अपोजिशन चाहिए, बिल्कुल चाहिए, ताकि जिससे वो बंगाल में आराम से शासन कर सके। बिल्कुल। ऐसे में कल मुलाकातें भी हुई थी, सोनिया गांधी से मुलाकात हुई और जो इंडिया ब्लॉक की तस्वीरें निकलकर सामने आई थी वो भी आपने देखा ही होगा। उन तस्वीरों को लेकर अगर मैं बात करूं तो अमित जी क्या लग रहा है कि विलय होने वाला है? जी, वो जो तस्वीरें दिख रही हैं उसमें से एक बॉडी लैंग्वेज देख के एक चीज कंफर्म हो गया है कि ममता बनर्जी जो मिलने आई हैं वो सजेशन देने आए कि भाई देखो, मेरी जान तो आफत में है, तो मैं अपनी पार्टी तोड़ के बीजेपी का पूरा बहुमत करवा देती हूँ। हाँ। ताकि भाजपा वाले जो है आराम से सत्ता चला सके और किसी को परेशान ना करे। तो मुझे लगता है कि शीत सत्र आते आते बीजेपी के 272 अचीव हो जाएंगे। बिल्कुल। तो ऐसे में कांग्रेस में विलय की बातें चल रही है टीएमसी की, अमित जी, तो क्या लग रहा है? जी, 2022 के बाद जो सेटलमेंट है उसके हिसाब से सारी रीजनल पार्टियों को समाप्त होना है और कांग्रेस के झंडे के नीचे ही रहना है। तो वो उसी का प्रोसेस है और उसी के साथ अब सीपीएम जो है वो अपनी सारे ऑफिसेस क्लेम कर रहा है पश्चिम बंगाल में, जो उनके ऑफिस थे। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि जो विधायक है वो कांग्रेस के साथ मर्ज हो जाएंगे और जो और सांसद है वो बीजेपी के साथ मर्ज हो जाएंगे, क्योंकि अब टीएमसी टूटने के बाद यही होगा। बिल्कुल। यानी कि ममता दीदी जो है वो उधर जा सकती है, बाकी जितने भी सांसद और विधायक हैं वो एनडीए में आ सकते हैं। अमित जी जितने सांसद हैं उसमें से 80-70% एनडीए में चले जाएंगे, बाकी जो बचे खुचे रहेंगे
वो साथ के साथ ममता बनर्जी के साथ, क्योंकि देखिए टीएमसी तो वहां लड़ नहीं सकती। अब यही ममता बनर्जी वाली टीएमसी जो है वो नए रूप से रेक्टिफाइड होके नई पार्टी के रूप में उभरेगी ताकि वो दोबारा चुनाव लड़ सके। बिल्कुल। ऐसे में अमित जी, पश्चिम बंगाल में टीएमसी तो ऐसे गायब हुई है कि जैसे कभी थी ही नहीं, और अब क्या लग रहा है कि टीएमसी फिर कभी पश्चिम बंगाल में वापसी कर पाएगी? और इतनी बड़ी टूट होने का क्या लग रहा है कि मतलब विधानसभा चुनाव होने के बाद से अचानक से ही किसी पार्टी में इतनी बड़ी टूट होना? ममता दीदी के खिलाफ पहले ही भी लोग थे क्या ये जो इस समय निकलकर बाहर आ रहे हैं, या उनके अंदर वो गुस्सा भरा हुआ था? देखिए, जो भी रीजनल पार्टियां होती हैं वो सत्ता के भरोसे होती हैं। बिल्कुल। जैसे ही सत्ता खत्म होती है वैसे ही उनके अंदर डर भर जाता है कि अब हमारा क्या होगा, और वही पैनिक जो है वो टीएमसी के साथ हो रहा है। और टीएमसी वाले अब नए पार्टी के रूप में उभरेंगे ताकि वो बंगाल में अपना शेर बचा सके। क्योंकि आप पब्लिक का देखिए ना, जो पब्लिक पहचान रही कि ये टीएमसी का गुंडा अगर वो भाजपा का झंडा भी लगा रहा है तो पब्लिक उसको झंडे के साथ पीट रही है। तो जो जनता का रिएक्शन है वो बहुत हॉस्टेज करने वाला है। इसलिए वहां के लोग जो है अब टीएमसी छोड़ के नई पार्टी बनाएंगे और उसी में मूव ओवर करेंगे। बिल्कुल। ऐसे में जनता ने जिस तरीके से ममता दीदी को नकारा है अमित जी, वही सारे विधायक सांसद जो हैं अब बीजेपी में जाएंगे। विधायकों का तो नहीं पता, विधायक तो बीजेपी में नहीं जा रहे हैं, लेकिन सांसद जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि बीजेपी को 272 रिक्वायर्ड है, क्योंकि आर्थिक रिसेशन जो अब शुरू होने वाला है, जो पूरे दुनिया की इकोनॉमी का बंटाधार होने वाला है, उसका इम्पैक्ट भारत पे आएगा। तो उसके लिए तो सरकार को स्टेबल होना पड़ेगा। तो ऐसे में अमित जी, अभिषेक बैनर्जी का अगला कदम क्या होगा, क्या लग रहा है? वो तो जेल जाएंगे आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बार बार ममता दीदी यही कह रही हैं कि ये ईडी के डर से हमारी पार्टी तोड़ी जा रही है, तो क्या इसी डर से भी लोग बीजेपी में जा रहे हैं? नहीं, अब ईडी का डर कहाँ का? उनका मंत्री 300 हजारों करोड़ रुपए उनकी गर्लफ्रेंड पैरों तले रौंद रही हो, जिस लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं, वो दृश्य पूरी दुनिया ने देखा था। तो उसके बावजूद अगर ईडी का इनको डर है तो क्यों दिक्कत है भाई? ईडी, आपके लोगों ने करप्शन किया तभी तो ईडी का डर है, नहीं किया होता तो क्यों डरते आप? बीजेपी की कहीं भी सरकार जाती है तो कभी मैंने तो नहीं देखा कभी ईडी गई हो, सीबीआई गई हो या सीआईडी गई हो, कोई नहीं जाता। ऐसे में अमित जी, जो विधायकों और सांसदों के अंदर गुस्सा भरा था, अब वो सोशल मीडिया के माध्यम से भी निकलकर सामने आ रहा है, बयानबाजियां चल रही हैं। तो इतने समय से जो सांसद विधायक थे वो चुप क्यों बैठे थे? कोई चुप नहीं बैठा था, सारे सत्ता के मजे ले रहे थे। सत्ता खत्म हो गई, अब उनको देखिए, अगर मैं चोरी करता हूँ, ठीक है, तो मुझे कभी अच्छा आदमी दिखेगा तो मुझे लगेगा कि सामने वाला भी चोरी ही करता है। तो ठीक उसी प्रकार से टीएमसी के जितने सांसद या विधायक रहे हैं, उन्होंने गुंडागर्दी करी है, तो उनको लगता है बीजेपी आई है तो बीजेपी भी गुंडा कर देगी, हमारे साथ भी वही करेगी। इसका डर जो है वो पैनिक जो उन लोगों को सता रहा है, जिसके नाते वो टूट फूट मची हुई है। ठीक है अमित जी, एक सवाल मेरा आपसे और होगा कि ममता दीदी का अगला कदम क्या होगा, क्या लग रहा है? ममता दीदी का अगला कदम मोदी जी से पैक्ट और डिप्लोमेसी में भाजपा को बहुमत दिलवाएंगी लोकसभा में, और नई पार्टी बनाएंगी जिसके साथ वो सरवाइव करेंगी। ठीक है अमित जी, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। जी नमस्कार। मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज है। 3 सीटों के लिए जारी चुनाव प्रक्रिया के बीच कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। वहीं अब यह मामला देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच गया है। दरअसल कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौर में है। गुरुवार को मामले पर सुनवाई हुई, लेकिन कांग्रेस को तत्काल राहत नहीं मिल सकी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार तक के लिए टाल दी है। सुनवाई के दौरान कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में कहा कि राज्यसभा चुनाव के नतीजे घोषित होते हैं और ऐसे में मामले में तत्काल हस्तक्षेप की जरूरत है। उन्होंने कोर्ट में परिणामों पर रोक लगाने की मांग की है, लेकिन अदालत ने फिलहाल कोई भी अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। बता दें कि विवाद की जड़ मीनाक्षी नटराजन का नामांकन है। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि उन्होंने अपने नामांकन पत्र के साथ दाखिल एफिडेविट में हैदराबाद की एक अदालत में लंबित आपराधिक मामले का उल्लेख नहीं किया है और इसी आपत्ति को स्वीकार करते हुए रिटर्निंग ऑफिसर ने इनका नामांकन खारिज कर दिया था। नामांकन रद्द होने के बाद से मध्य प्रदेश की तीनों राज्यसभा सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार की मैदान में बचे हुए हैं और ऐसे में कांग्रेस ने इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और अब सबकी नजरें शुक्रवार को होने वाली सुनवाई पर टिकी हुई है, जहां अदालत का फैसला इसी चुनावी विवाद की दिशा तय करेगा।
पश्चिम बंगाल की राजनीति में जुड़ा एक और अहम मामला सामने आया है और अब ये मामला जो है कोलकाता हाई कोर्ट पहुंच चुका है। कथित फर्जी हस्ताक्षर विवाद में टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने अदालत का रुख करते हुए पश्चिम बंगाल सीआईडी की कार्रवाई को चुनौती दी है। जानकारी के मुताबिक अब विधानसभा से जुड़े कथित फर्जी हस्ताक्षर मामले में सीआईडी लगातार जांच कर रही है और इसी सिलसिले में अभिषेक बनर्जी को पूछताछ के लिए कई बार नोटिस जारी किए गए थे और अब अभिषेक बनर्जी ने इन समनों और जांच एजेंसियों की कार्रवाई के खिलाफ कोलकाता हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। सूत्रों के अनुसार अपनी याचिका में अभिषेक बनर्जी ने अदालत से किसी भी प्रकार की सख्त या फिर दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण देने की मांग की है। उनका कहना है कि मामले में उनके खिलाफ की जा रही कार्रवाई को न्यायिक स्तर पर परखा जाना चाहिए और इसी वजह से उन्होंने हाईकोर्ट से हस्ताक्षर की अपील भी की है। दरअसल ये पूरा विवाद विधानसभा से जुड़े एक कथित फर्जी हस्ताक्षर प्रकरण से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि कुछ विधायकों के हस्ताक्षरों का गलत इस्तेमाल किया गया है या उसमें कथित तौर पर हेरफेर भी की गई है। शिकायत सामने आने के बाद से मामले की जांच पश्चिम बंगाल सीआईडी को सौंप दी गई है, जो फिलहाल पूरे प्रकरण की जांच कर रही है और मामले में राजनीतिक रंग भी ले लिया है, क्योंकि अभिषेक बनर्जी टीएमसी के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक माने जाते हैं और ऐसे में उनकी याचिका और हाईकोर्ट की सुनवाई पर राजनीतिक दलों की नजरें टिकी हुई है और अब ये मामला कोलकाता हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के सामने किया जाएगा, जहां पर अदालत ये तय करेगी कि जांच प्रक्रिया को लेकर अभिषेक बनर्जी की आपत्तियों में कितना दम है और उन्हें किस तरह की अंतरिम राहत दी जानी चाहिए। फिलहाल बंगाल की राजनीति में इस मामले को लेकर चर्चाएं तेज है और सबकी नजरें हाईकोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हुई है। वहीं पश्चिम बंगाल में टीएमसी को एक और बड़ा झटका लगा है। पार्टी के राज्यसभा सांसद प्रकाश ने अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। बताया जा रहा है कि वो जल्द ही राज्यसभा सभापति को अपना इस्तीफा सौंपेंगे और अपने त्यागपत्र में प्रकाश चिक बराइक ने तत्काल प्रभाव से राज्यसभा सदस्यता छोड़ने की बात कही है। साथ ही उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान मिले सहयोगों के लिए भी राज्यसभा के उपसभापति और सचिवालय का आभार भी जताया। गौरतलब है कि इससे पहले टीएमसी के राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव और वरिष्ठ नेता शेखुद शेखर रॉय भी पार्टी और अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। लगातार हो रहे इस्तीफों ने पार्टी के भीतर हलचल और बढ़ा दी है और वहीं सुष्मिता देव के इस्तीफे के बाद से उनके असम मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा से मुलाकात ने राजनीतिक अटकलों को हवा दे दी है। माना जा रहा है कि वो जल्द ही भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकती है। हालांकि इन पर अभी तक कोई भी अधिकारित बयान सामने नहीं आया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि चुनावी झंझटों के बीच टीएमसी के भीतर बढ़ते असंतोष की आवाज अब खुलकर सामने आने लगी है और ऐसे में आने वाले दिनों में पार्टी की रणनीति और संगठनात्मक मजबूती पर सबकी नजरें टिकी हुई है। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी वीणा का ईडी ने समन जारी किया है। बताया जा रहा है कि जांच एजेंसी ने ये एक मामले में पूछताछ के लिए वीणा को तलब किया है। हालांकि मामले को लेकर ईडी की ओर से कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। समन जारी होने के बाद से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपने जन्मदिन जो है वो आधी रात को परिवार के साथ केक काटकर मनाया है। पटना स्थित आवास पर इस खास जश्न में पत्नी राबड़ी देवी, छोटा बेटा तेजस्वी और बहन मीसा भारती और अन्य परिजन मौजूद रहे। रात 12 बजे ही परिवार ने केक काटकर लालू यादव के जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। तेजस्वी यादव ने केक कटिंग की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की है, जिसमें पूरा परिवार खुशी के पलों को साथ मनाते हुए दिख रहा है। आरजेडी कार्यकर्ता और समर्थकों की ओर से भी बधाइयों का तांता लगा हुआ है। पार्टी में कार्यकर्ताओं ने अलग अलग कार्यक्रम के जरिए अपने नेता का जन्मदिन मनाया है और इस पारिवारिक समारोह में सबसे ज्यादा चर्चा बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की अनुपस्थिति को लेकर हो रही है। आधी रात हुए केक कटिंग कार्यक्रम में वो नजर नहीं आए, जिससे राजनीतिक गलियारों में और चर्चा तेज हो गई। हालांकि तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया के जरिए अपने पिता को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। कुछ दिन पहले ही उनके खुद के जन्मदिन समारोह में लालू यादव शामिल हुए थे और ऐसे में इस बार उनकी गैर हाजिरी ने चर्चाओं को और हवा दे दी है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पिता के साथ तस्वीरें साझा करते हुए भावुक पोस्ट लिखा है। उन्होंने कहा कि उनकी जिंदगी में उनके पापा की जगह कोई नहीं ले सकता है और हर मुश्किल में ढाल बनकर खड़े रहने के लिए उन्होंने अपने पिता का आभार जताया और उनके उत्तम स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की। तेजस्वी यादव और उनकी बहनों ने मिलकर इस खास मौके को याद किया। तस्वीरों में पूरा परिवार लालू यादव के साथ मुस्कुराते हुए नजर आया है, जो एकजुट और पारिवारिक रिश्तों की झलक पेश करता है। लालू प्रसाद यादव का यह जन्मदिन न केवल पारिवारिक बल्कि कार्यकर्ताओं ने भी बड़े ही धूमधाम से मनाया। जहां एक ओर समर्थकों की शुभकामनाएं थी तो दूसरी ओर तेज प्रताप की गैर मौजूदगी को लेकर अटकलें भी तेज हो गई थी। वहीं बुल्गारिया के विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद से विदेश मंत्री
एच.एस. शंकर ने वैश्विक हालातों पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि दुनिया इस समय अस्थिरता और अनिश्चितता के दौर में गुजर रही है, जहां बड़े संघर्ष, आर्थिक सुरक्षा की चुनौतियां और आतंकवाद का खतरा लगातार बना हुआ है। जयशंकर ने कहा कि भारत का स्पष्ट मानना है कि ये दौर युद्ध का नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति का है। उन्होंने आर्थिक जोखिमों से निपटने के लिए मजबूत सप्लाई चेन और विधिवत बढ़ने पर जोर दिया है। साथ ही कहा है कि समुद्री व्यापार बाधित नहीं होना चाहिए। आतंकवाद के मुद्दे पर उन्होंने दुनिया से जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की अपील की है। Friends, we all recognize the world is passing through an exceptionally volatile and uncertain phase. This includes multiple major conflicts, concerns about economic security, recent experience of the pandemic, and recurring threat of terrorism. India has a clear position in respect of all of it. We believe that this is not an era of war. The only solution to conflicts is dialogue and diplomacy. Where economic risks are concerned, the answer is in supply chain resilience and in further diversification. It is particularly important that maritime trade is neither impeded or endangered. On behalf of the Global South, India has also repeatedly underlined concerns of energy, food and trade. क्या सच में जापान के बाद नेपाल ने भी भारतीय आमों के आयात पर रोक लगा दी है? सोशल मीडिया पर कई मीडिया रिपोर्ट में किए जा रहे दावों पर अब केंद्र सरकार का बड़ा बयान सामने आया है। सरकार की ओर से साफ किया गया है कि नेपाल में भारतीय आमों के बैन की खबर पूरी तरह से भ्रामक और गलत है। सरकार ने कहा कि नेपाल को होने वाली भारतीय आमों का निर्यात बिना किसी बाधा के लगातार जारी है। केंद्र सरकार ने 10 जून को भारत से आम के आयात पर नेपाल में रोक लगाए जाने वाले संबंधित कुछ मीडिया रिपोर्टों की तथ्यात्मक रूप से गलत और भ्रामक बताते हुए बुधवार को खारिज कर दिया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि नेपाल के प्लांट और कीटनाशक प्रबंधन केंद्रों ने खुद ही 10 जून को यह स्पष्ट किया कि भारतीय आमों पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि नेपाल ने भारतीय आम के आयात पर रोक लगा दी है, जो कि पूरी तरह से गलत है। इसके साथ ही मंत्रालय ने कहा कि मौजूदा नियमों के तहत पौधे के स्वास्थ्य संबंधी शर्तों का पालन करने पर आयात की परमिशन जारी है और इन शर्तों के नियमों के पालन करने पर आयात की अनुमति और रिलीज ऑर्डर जारी किए जा रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस साल जनवरी से अब तक भारत ने नेपाल को 2005 टन आम की खेप जो है वो निर्यात की है, जबकि जून में अब तक 266 टन आम की खेप भेजी जा चुकी है। नेपाल ने भारत ही नहीं अपने कुछ आयात नियमों में भी बदलाव किए हैं, जिसके तहत फलों और अन्य कृषि उत्पादकों की सुरक्षा तय करने के लिए गर्म जल उपचार को जरूरी माना जा रहा है और इस पर भारत ने कहा है कि वो नए मानकों के तहत आम के एक्सपोर्ट को सरल बना रहा है। हालांकि भारत ने इस बात पर नेपाल से चिंता जाहिर की है कि बिना किसी सलाह के नए पौधे स्वास्थ्य उपायों को लागू कर दिया गया है। भारत इस मामले में WTO और स्वच्छता और पौधा स्वास्थ्य मानक समझौता और अंतर्राष्ट्रीय पौधा संरक्षण के तहत लगातार बात कर रहा है। चीन ने यूरोपियन यूनियन के साथ होने वाली कई हाई लेवल बैठकों को रद्द कर दिया है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच कुछ मुद्दों को लेकर तनाव और मतभेद बढ़ने के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। बैठक के रद्द होने के बाद से अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक हलकों में इसकी चर्चा तेज हो गई है और अब बयान का इंतजार किया जा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच ईरान के IRGC ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक होर्मुज जलमरूमध्य को सभी जहाजों के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया है। ईरान ने चेतावनी दी है कि इस मार्ग से गुजरने की कोशिश करने वाले किसी भी जहाज को निशाना बनाया जा सकता है। IRGC ने अपने बयान में कहा है कि क्षेत्र में बढ़ती असुरक्षा और अमेरिका के नए सैन्य हमलों के बाद से ये फैसला लिया गया है। आदेश के अनुसार तेल टैंकरों, मालवाहकों जहाजों और अन्य सभी प्रकार के समुद्री जहाजों को आवाजाही तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। ईरानी मीडिया के मुताबिक होर्मुज जलमरूमध्य में अमेरिकी नौसेना बलों और IRGC के नौसेना के बीच भारी तनाव और गोलीबारी की घटनाएं सामने आई है। IRGC ने नौसेना का दावा है कि उसने 2 ऐसे जहाजों को निशाना बनाया है उसकी अनुमति के बिना जलमरूमध्य से गुजरने का प्रयास कर रहे थे और इसी बीच अमेरिका ने ईरान के कई तटीय इलाकों पर भी नए हमले शुरू कर दिए हैं। वहीं दिल्ली NCR के लोगों को अगले 3 दिनों तक भारी
अगला 3 दिन जो है वो भारी पड़ सकता है और इस दौरान मानसून पूरी तरह से बदलने वाला है। आईएमडी ने आंधी, तेज हवाओं, बिजली चमक और बारिश को लेकर हाई अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ और उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिमी हिस्से पर बने साइक्लोन को लेकर बुरी तरह से प्रभाव देखने को मिल सकता है। 11 से 13 जून के बीच मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। आईएमडी के अनुसार आज से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके प्रभाव से दिल्ली एनसीआर में बादलों की आवाजाही तेजी से बढ़ेगी और कई इलाकों में आंधी तूफान के साथ हल्की सी मध्यम बारिश हो सकती है। बुधवार रात से ही मौसम बदला हुआ है और आईएमडी ने आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।